नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम फूमियो किशिदा के बीच आज 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन की वार्ता हुई। पीएम मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के बीच हुई मुलाकात कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले दिल्ली में हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूमियो किशिदा का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर भी जापानी पीएम का शानदार स्वागत किया गया। बता दें, किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर भारत के आधिकारिक दौरे पर आए हैं। जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद फूमियो किशिदा का यह पहला भारत दौरा है। हमारी समिट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने आतंकवादियों और नक्सलवादियों पर कार्रवाई के लिए सीआरपीएफ की जमकर सराहना की। जम्मू के एमए स्टेडियम में शनिवार को सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस समारोह आन बान शान के साथ मनाया गया। यहां कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी ली और शौर्य का परिचय देने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। ये पहली बार है कि सीआरपीएफ का स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर मनाया गया। दिल्ली से बाहर अलग अलग शहरों में स्थापना दिवस मनाने का फैसला मोदी सरकार का है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए सभी सीआरपीएफ संगठन अलग अलग हिस्सों में जाकर देश की जनता से आत्मीय संबंध बनाए और देश की संस्कृति के साथ घुल मिलकर अपने आप को सदैव ड्यूटी के लिए समर्पित करें। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवादियों और आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए सीआरपीएफ की जमकर तारीफ की। चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छीन विशीन करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। मैं देश के गृह मंत्री के नाते सीआरपीएफ के जवानों को फिर से एक बार हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। अमित शाह ने सीआरपीएफ को देश में शांतिपूर्ण चुनाव कराने में अपनी भूमिका निभाने के लिए बधाई दी।
और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है, क्योंकि निर्भीक चुनाव और निर्भीक मत की अभिव्यक्ति के बगैर कोई भी लोकतंत्र अपने आप को मजबूत नहीं रख सकता। मैं सीआरपीएफ के जवानों को इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ अमित शाह ने अपने संबोधन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और धारा 370 का भी जिक्र किया कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। बता दें कि पिछले 5 महीनों में अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले अमित शाह 5 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात कार्यकर्ताओं पर कुपित ममता की। महिला एवं बाल विकास मंत्री आज अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क गईं। मंत्री ने कहा कि आप लोगों की वजह से पार्टी बदनाम हो रही है। दौसा में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में सरपंचों के बीच मंत्री ममता भूपेश ने कार्यकर्ताओं को आड़े हाथों लिया, क्योंकि उसकी शिकायत गांव के लोगों द्वारा आई मेरे पास कि रहता नहीं है, रुकता नहीं है, पैसे खाता है, फलाना ढिमाना जो भी। मैंने उसको बुलाया फोन करके, मैंने कहा तू मेरे घर आके मैंने कहा तेरे को कितने दिन हो गए यहाँ पे? कि साहब मेरे को 1.25 साल 1.5 साल हो गया। तो मैंने कहा तू मेरे से मिला नहीं आज तक भी कभी आके, और उसके अलावा हमारे किस कार्यकर्ता को क्या करता है तू? मैंने तेरी शिकायत इतनी ज्यादा आ रही, जब मैंने कहा तेरी बदली कराऊंगी 3 दिन में। वो आपके सामने, भगवान के सामने हाथ लेके कह रही हूँ, अपने ही किसी कार्यकर्ता के लिए उसने मेरे से बोला था मैं उसको 3 लाख रुपए देके यहाँ पर लग कर आया। और एक मिनट सुनो, और उस कार्यकर्ता को मुझे मालूम है कि वो अपना ही कार्यकर्ता। मैंने उसको कहा तू उसके घर जा, तो पैसे वापस ला, मैंने नहीं लिए किसी से 2 रुपए। आप लोगों में से मेरे नाम का मिसयूज करते हो, मुझे कोई मेरे को सल्टाना, मैं तो हार जाऊंगी। मैं पार्टी के अंदर सन 93 से NSUI की कार्यकर्ता के रूप में मैंने सदस्यता ली। एमएलए तो मैं 2008 में बनी थी। कितने साल गुजरे? 63 में से 8 साल, 15-16 साल मेरे पास कोई पद नहीं था किसी तरह का। मैं काम करना जानती हूँ, आगे भी कर लूंगी, लेकिन मैं नहीं सल्टूंगी। आप खुद सलट जाओगे, ये बात ध्यान रखना। कार्यकर्ता अगर ईमानदारी से काम करने की सोचते हो तो अपनी नीयत को भी, अपने जो कुर्ता पहनते हो, ये रुमाल रखते हो, इसके बाद दाग मत लगने दो। आपके कपड़े तो मैले और आप हमारे कपड़ों के अंदर दाग ढूंढते हो। तो छींटे आपने लगाए मेरे ऊपर, मैंने नहीं। नासिक के एक व्यापारी से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। इस ठगी का मास्टरमाइंड गुजरात का रहने वाला है। नाम है सचिन पुरुषोत्तम वलेरा। आरोप है राजस्थान के ई टॉयलेट समेत पर्यटन विभाग के विज्ञापन ठेके से मुनाफा कमाने का। लालच दिखाकर नासिक के कारोबारी सुशील भालचंद्र पाटिल से 6 करोड़ 80 लाख रुपए ठगने का। और तो और सचिन वलेरा ने सुशील चंद्र भाल पाटिल को बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत से उसके घरेलू रिश्ते हैं। सुशील का दावा है कि सचिन वलेरा ने व्हाट्सएप कॉल पर वैभव गहलोत से बात भी करवाई थी। दरअसल सारा खेल सरकारी विज्ञापन और ई टॉयलेट के ठेके को लेकर है। कोर्ट के आदेश के बाद 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वैभव गहलोत का नाम भी है। सीएम साहब के और सचिन बालेरा के संबंध देख के मुझे उसके ऊपर भरोसा हुआ, और जिस तरीके से मैंने काम की शुरुआत की, उसके बाद में उसे सचिन बालेरा ने कहा कि अभी के एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वैभव गहलोत जी का भी हमारे साथ काम करते, वैभव गहलोत जी भी हमारे साथ है, हम सब मिलके काम करते। इसकी वजह से उसके साथ मैं जुड़ गया, और वक्त आने पे जैसे जैसे एक डेढ़ मैंने वो प्रूफ देता गया कि मेरे और सीएम साहब के संबंध कैसे है, वैभव जी के कैसे है। और जब मैं उसके पीछे पैसे मांगने के लिए लगा कि अभी उसने पैसे देना बंद कर दिया था, जिस तरीके से हमारे रिटर्न्स के बारे में मालूमात हुई, उस तरीके से उसने हमें रिटर्न्स दिए नहीं। उसके बारे में मैंने उससे पूछा कि भाई तू मेरे पैसे कब लौटाने वाला है, तो उसने कहा कि 2 दिनों में मैं आपके वैभव जी के साथ बात करवाता हूँ। तो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर उसने वैभव जी की बात करवा दी। वैभव जी ने कहा कि आप टेंशन मत लो, हम सब साथ में ही हैं, आपके पैसे कहीं जाएंगे नहीं, आपके पैसे मिल जाएंगे।
वहीं वैभव गहलोत ने इस मामले पर जवाब दिया और आरोपों से इनकार किया। चुनाव नजदीक आएंगे, अभी तो ये आरोप प्रत्यारोप, मनगढ़ंत आरोप, मनगढ़ंत एफआईआर ये सब चलती रहेंगी। जिस तरह से मीडिया के बंधुओं से ही मुझे मालूम पड़ा और जयपुर से मालूम पड़ा कि कोई इस तरह से महाराष्ट्र नासिक के अंदर ये कोई एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे भी आधार मालूम पड़े, क्या आधार है, क्या बात है, अभी तक मुझे केवल इस बारे में जानकारी है। और मैं आप सब मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मनगढ़ंत आरोप लगाते रहेगी, पर हमारा जो जनता की सेवा है, हमने लोकसभा चुनाव यहाँ से लड़ा, हम निरंतर अपनी गति को कम नहीं करेंगे, चाहे कितने आरोप लगाएं निराधार, चाहे कुछ भी बात करें, उनकी बातों में उनके कोई आधार तो हो, किस तरीके से वो कुछ भी आरोप लगाएं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, पुत्रमोह धृतराष्ट्र बना देता है। मुख्यमंत्री पुत्र वैभव गहलोत पर राजस्थान में ई टॉयलेट टेंडर घोटाले में शामिल होने का आरोप गंभीर है। गहलोत साहब को सफाई में ध्यान रखना होगा कि मामला कोर्ट के कहने पर दर्ज हुआ है। देखना होगा सीएम साहब बेटे को बचाने के लिए हमेशा की तरह पूरी सरकार लगा देंगे या सच कहेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता वे सच कहेंगे। दरअसल ये मामला तब तूल पकड़ने लगा जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक न्यूज चैनल के वीडियो को शेयर किया और ट्वीट कर सवाल उठाए। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र का नाम इन दिनों मराठी खबरों में सुनाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजस्थान की जनता सिर्फ सच्चाई जानना चाह रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अशोक गहलोत को घेरा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड करप्शन, आई नीड कमीशन, और उसका एक और उदाहरण है अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत, जिनके खिलाफ नासिक की एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में। दरअसल नासिक के कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जिस प्रकार से वैभव गहलोत और उनके साथ 15 लोगों ने मिलकर एक व्यापारी को ठेका दिलवाने के नाम पर उससे 6 करोड़ 80 लाख रुपए ठगे हैं, ये ठेका राजस्थान के पर्यटन विभाग के जरिए दिलवाने की बात थी। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या अशोक गहलोत जी अपने पुत्र को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच में बाधा डालेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सरकार महाविकास आघाड़ी की जो है वो कांग्रेस के समर्थन के साथ चल रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने भी वैभव गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि भ्रष्टाचार के चलते ही देश में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है। कटारिया ने सीएम गहलोत को भी निशाने पर लिया। कटारिया ने कहा, राजस्थान का गांधी कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के बेटे पर आरोप लगे हैं। कटारिया ने मुख्यमंत्री से आरोपों पर जवाब देने की मांग की। राजस्थान के गांधी को मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए कि घर में ही और आपका बेटा ही इस प्रकार के कर्मों में लगा हुआ है, तो आप गांधी जी के नाम को सम्मान दे रहे हो या गांधी जी के नाम को अपमानित कर रहे हो। इतनी मेरी आपसे प्रार्थना है, कम से कम मुंह खोल करके एक शब्द इसके बारे में जरूर कहना कि वैभव गहलोत पर ये जो कोर्ट से 156(3) का इसकासा आया है एफआईआर दर्ज करने के लिए नासिक में गंगापुर थाने में, उसके बारे में अपना मुंह खोल करके राजस्थान को और हिंदुस्तान की जनता को ये बताओ कि वास्तव में गांधी परिवार में ये क्या हो रहा है। वहीं करोड़ों रुपए के फ्रॉड के आरोपी सचिन वलेरा का खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सवाल भी उठ रहे हैं।
और अब चलिए बात करते हैं खाकी की होली की। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज प्रदेश भर में राजस्थान पुलिस ने होली मनाई। चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो या कोटा, हनुमानगढ़ हो या धौलपुर, डूंगरपुर या प्रतापगढ़, पोकरण या फिर अजमेर, शहर शहर खाकी की होली की धूम रही। ये तस्वीरें हैं 10 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें राजधानी जयपुर की, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, हनुमानगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, पोकरण और अजमेर की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों ने आज होली मनाई, क्योंकि 2 दिनों तक कठिन ड्यूटी और उसके बाद आज पूरी तरीके से होली के रंग में रंगे सभी पुलिसकर्मी नजर आए। तो तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे होली के रंग में सभी पुलिसकर्मी रंगे नजर आए। करौली में ब्रज के तौर पर नादौती गांव में भगवान जगदीश धाम मंदिर परिसर में डोलची होली का आयोजन किया गया। डोलची होली को सेलिब्रेट करने आसपास के जिलों के सैकड़ों लोग कैमरी गांव पहुंचे। परंपरागत डोलची होली में देवर भाभियों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया और होली खेली। डोलची होली में पुरुष रिश्ते में लगने वाली भाभियों पर बाल्टी भरे रंग उड़ेलते हैं, वहीं भाभियां रंगों से बचने के लिए चमड़े का चाबुक चलाती हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे दौसा के पावटा में खेली गई परंपरागत डोलची होली। सैकड़ों की संख्या में देवर और भाभी ने डोलची होली में भाग लिया। देवर भाभी की ये कूड़ा मार होली लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। इसमें लोग रंगों से सराबोर होने के अलावा एक दूसरे से हंसी ठिठोली कर डोलची होली का आनंद लेते हैं। दौसा में शहीद बल्लू की याद में हर वर्ष आयोजित होने वाली डोलची होली की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दौसा से ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर डोलची होली खेलते लोग नजर आए। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। चित्तौड़गढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर हाजिया खेड़ी से ये खबर है, आग में 2 लोग यहां पर फंस गए हैं। ये बड़ी खबर, पुलिया के पास हादसा हुआ है। दरअसल ट्रेलर से टकराकर टैंकर पलट गया और डीजल से भरे टैंकर में आग लग गई। आग में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें चित्तौड़गढ़ से, जहां पर आग में 2 लोग फंस गए हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के हाजिया खेड़ी पुलिया के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेलर से टकराकर एक टैंकर पलट गया और डीजल से भरे टैंकर में आग लग गई। आग में 2 लोगों के फंसे होने की सूचना है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपरीत दिशा से आते हुए एक टैंकर से एक पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ टैंकर ट्रेलर से टकरा गया और इसके चलते पलटी लगने के बाद उसमें आग लग गई और मौके पर आग की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यालय से भेजी गई एक फायर ब्रिगेड के जरिए अब तक आग नहीं बुझ पाई है। हालांकि वहाँ लोगों का कहना है कि इसमें बैठे हुए कुछ लोग भाग गए हैं, वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग हैं वो इसमें फंसे हुए हैं, जल गए हैं। लेकिन फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जो मौके पर पहुंचे वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, किसी प्रकार का जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है और आग जो है पेट्रोलियम पदार्थ होने के चलते लगातार बढ़ रही है। जी, तो ये आमने सामने की टक्कर थी? जी बिल्कुल, ये आमने सामने की टक्कर थी। विपरीत दिशा से आते हुए एक टैंकर से टकराकर पुलिया से नीचे गिरकर एक जो टैंकर है वो
पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ पलटा और पलटने के बाद उसमें एकाएक आग लगी। ऐसे में विपरीत दिशा से आने के चलते हादसा हुआ है। प्रारंभिक रूप से हाईवे को सुचारू कराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मौके पर जो आग है उसकी भीषणता लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल। सुभाष, तो आग बुझाने के बारे में आपने बताया कि जैसा कि प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ है इस वजह से आग और फैलेगी, तो वहां पे एहतियातन और कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, जो संबंधित थाना पुलिस है वो उसके अतिरिक्त 2 अन्य थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। लोगों को उस स्थान से दूर रखा जा रहा है और जो फायर और सेफ्टी के जो लोग हैं जो आग बुझाने का काम करता है उनके अलावा किसी को भी उस क्षेत्र के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है, जिससे कि इस हादसे की चपेट में कोई और अन्य व्यक्ति नहीं है। जो लोग यदि वो बच गए हैं या वो उनके शव उस टैंकर में फंसे हुए हैं तो उनको निकालने के प्रयास किए जा सके, इस दिशा में प्रशासन ने तत्परता से काम किया है। कुछ जानकारी? कुछ नहीं। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी इस मामले में सामने नहीं आ पाई है कि लोग जले हैं या उस टैंकर से भाग जुटे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सुभाष साहब का तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीर भी सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पे हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल स्थिति को स्पष्ट होने में समय लगेगा, लेकिन पहले आग बुझाने के प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं जहां आमने सामने की टक्कर हुई और उसके बाद टैंकर जो है वो पलट गया और टैंकर में डीजल होने की वजह से आग लग गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।